चलिए बच्चे लोग स्टार्ट किया जाए। तो आज हम लोग फिजिक्स में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 3 काफी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का पहला पार्ट चैप्टर 3 जिसका नाम है मोशन इन प्लेन। क्या नाम है? मोशन इन प्लेन। ठीक है, प्लेन में मोशन। प्लेन में मतलब ये मत सुनिएगा हवाई जहाज बात कर रहे हैं सर, नहीं। ये जो 2 डायमेंशनल आता है ना, इसको प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो इस मोशन इन प्लेन, इस प्लेन में जो मोशन होगा, इस मोशन को हम क्या बोलेंगे? मोशन इन प्लेन। इस चैप्टर में बच्चों हम लोगों को 3 टॉपिक पढ़ना है। क्या क्या टॉपिक पढ़ना है? पहला टॉपिक हमको पढ़ना है वेक्टर्स। क्या पढ़ना है? वेक्टर्स। दूसरा टॉपिक हमको पढ़ना है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। ये वाला जब पढ़ाएंगे हम तो बता देंगे कि ये 3 डेरिवेशन पढ़ के जाइए, स्कूल के एग्जाम में 5 नंबर डायरेक्ट। ठीक है, एकदम आना ही आना, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, और इसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये टॉपिक आपको स्कूलों में चैप्टर 4 में पढ़ाया जाएगा, लेकिन हम आपको चैप्टर 3 में ही पढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पे यूज होता है कुछ वेक्टर का कॉन्सेप्ट, इसी वजह से। ठीक है, चलिए लिखिए जल्दी से, लिखिए। हो गया, लिख लिए? चलिए देखेंगे इधर, आगे सुनेंगे। चैप्टर नंबर 3 मोशन इन प्लेन, इसमें 3 टॉपिक है, वेक्टर्स, प्रोजेक्टाइल मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, हम लोग इसमें सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स। 3.1 वेक्टर्स, और इसमें सबसे पहला चीज पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं हम लोग? व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, बताइए। हाँ, एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड ओनली बोलने का मतलब है कि सिर्फ उसका वैल्यू होगा। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब उसके पास उसका वैल्यू होता है, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। जैसे स्पीड, जैसे मास, जैसे एनर्जी, जैसे वर्क, जैसे पावर, ये सब स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, वैल्यू होगा, इनके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं। समझ में आया? तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसका सिर्फ वैल्यू हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। लिखेंगे 3.1 में वेक्टर्स है। ये वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 11th 12th हर जगह यूज होगा, है ना? लिखेंगे स्केलर क्वांटिटी, लिखेंगे इसमें एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी that has that has that has magnitude only, that has
magnitude only, that has magnitude only, are known as are known as are known as scalar quantity, are known as scalar quantity, are known as scalar quantity. एग्जाम्पल में लिख लीजिए, डिस्टेंस, स्पीड, मास, एनर्जी, वर्क, पावर। हो गया, आगे बढ़े। इसके बाद आता है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है बाबू? वेक्टर क्वांटिटी जिसके बाद मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। कौन बताया? अच्छा, हाँ, 10 में पढ़ा। ओके, वेरी गुड। चलिए, अब हम लोग अपने पुराने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हिला देते हैं, है कि नहीं? सुनेंगे, इधर सुनेंगे बात। इतने बच्चे लोग देखिए, ये एक वायर है, ठीक है? वायर से लेफ्ट से राइट की तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। डायरेक्शन हो गया, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा करंट, क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया। और कितने का? 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ये वैल्यू हो गया। वैल्यू बोले तो मैग्नीट्यूड, मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो अब आप लोग निकालेंगे अपना मोबाइल और चेक करेंगे, गूगल बाबा से पूछे क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, हाँ या ना? यही बोला जाता है ना, ठीक है? आप गूगल से पूछेंगे, गूगल भी यही बोलेगा, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए, अभी तुरंत आपने बोला कि सर जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा वो वेक्टर होगा, और तुरंत आपका बात फेल हो गया। यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर नहीं है। तो पक्का है कि वेक्टर होने के लिए कोई और कंडीशन लगता होगा, हाँ या ना? वेक्टर होने के लिए जो कंडीशन लगता है उसको बोलते हैं वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा। क्या बोलते हैं? वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा। अब सुनेंगे, कोई भी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है, जिसके पास डायरेक्शन है, और जो वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है, उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है? अब सर ये वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा क्या है? तो इसमें अलग अलग रूल्स है, एडिशन ऑफ वेक्टर है, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, रिजोल्यूशन है। उसके बारे में आप लोग को हम आगे बताएंगे क्या होता है, ठीक है? तो वेक्टर रूल को ये फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो अगर आपसे पूछा जाए वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो क्या बोलना है? अब मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, और वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करेगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो वेक्टर नहीं बोल देना है ना? वेक्टर कब बोलेंगे? जब वो वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करेगा, ठीक है? इसका एग्जांपल में आ जाता है क्या क्या? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, ठीक है? ये सब वेक्टर क्वांटिटी का क्या है? एग्जांपल, ठीक है ना? लिखेंगे वेक्टर क्वांटिटी, लिखेंगे वेक्टर क्वांटिटी। लिखिए, लिखिए, एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी that has that has magnitude, that has magnitude as well as direction, as well as direction, as well as direction, and must follow, and must follow, and must follow vector rule of algebra, and must follow vector rule of algebra, then it is known as, then it is known as vector quantity,
then it is known as vector quantity. Then it is known as vector quantity. क्या बोलते हैं हम लोग इसको? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। उसके नीचे में एग्जांपल में लिख लीजिए ये सब। समझ में आ रहा है बात? लिखेंगे उसके नीचे रिमार्क। क्या लिखेंगे? रिमार्क। रिमार्क लिखेंगे। लिखिए हैविंग having magnitude and direction, having magnitude and direction, having magnitude and direction is not enough, is not enough, is not enough to call a quantity. A magnitude and direction is not enough to call a quantity, to call a quantity vector quantity, to call a quantity vector quantity, comma देखिए, any physical quantity will be vector, any physical quantity will be vector, any physical quantity will be vector, will be vector if it follows, if it follows vector rule of algebra, if it follows vector rule of algebra, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे which is correct, क्वेश्चन लिखिए which is correct, which is correct, which is correct। लिखेंगे नंबर वन में, नंबर वन में force is a vector quantity, force is a vector quantity, force is a vector quantity, so it follows, force is a vector quantity, so it follows, so it follows vector rule of algebra, so it follows vector rule of algebra। नंबर टू में लिखिए, नंबर टू में ऑप्शन टू force follows, force follows vector rule of algebra, force follows vector rule of algebra, vector rule of algebra, so it is, so it is a vector quantity, so it is a vector quantity। कौन सा? सेकेंड वाला टिक कर लीजिए, सेकेंड। इसके बाद हेडिंग में डालेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, हेडिंग में डालेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखिए अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो हेडलाइन, ठीक है। वेक्टर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एरो के स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग टेल ऑफ द वेक्टर बोलते हैं और एरो के एंड पॉइंट को हम लोग हेड ऑफ द वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से। वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एरो से। एरो के स्टार्टिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे? टेल ऑफ द वेक्टर। एरो के एंड पॉइंट को क्या बोलेंगे? हेड ऑफ द वेक्टर, ठीक है। अब आगे वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? तो याद रखना है एरो का जो लेंथ होता है ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है। एरो का लेंथ क्या बताता है?
वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है। और एरो का जो डायरेक्शन होता है वो वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। एरो का डायरेक्शन क्या करता है? वेक्टर का डायरेक्शन। एरो का लेंथ क्या बताएगा? वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू ना, वैल्यू कहां से निकलेगा? लेंथ से ही। ठीक है, तो याद रखना है कि एरो का जो मैग्नीट्यूड है वो, एरो का जो लेंथ है ये आपके वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा, और एरो का जो डायरेक्शन है ये आपके वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा। याद रहेगा? भूलेंगे नहीं ना? लिखेंगे। देखिए, a vector is represented, a vector is represented, a vector is represented by an arrowhead line, by an arrowhead line, full stop, full stop। आगे लिखेंगे, starting point of the arrow, starting point of the arrow, starting point of the arrow is known as tail of the vector। Starting point of the arrow is known as tail of the vector, and and end point of the arrow, and end point of the arrow represent, and end point of the arrow represent head of the vector। End point of the arrow represent head of the vector, represent head of the vector। उसके नीचे के लाइन में लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे, लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो gives magnitude of the vector, gives magnitude of the vector, gives magnitude of the vector, and and direction of arrow, and direction of arrow represents, direction of arrow represents direction of the vector, direction of arrow represents direction of the vector, direction of arrow represents direction of the vector। ठीक है, अभी सुनेंगे आगे, अभी तो लिखना नहीं, जब हम बोलेंगे तब लिखना है। देखिए, मान लेते हैं मैंने इस पॉइंट को ए बोल दिया और इस पॉइंट को बी बोल दिया। सुनेंगे अभी इधर, है ना? अगर हम कभी ऐसा लिखते हैं ए बी के ऊपर इस तरह से एरो, तो इसको हम पढ़ते हैं वेक्टर ए बी। क्या पढ़ते हैं बाबू? वेक्टर ए बी। और जब ये आप इस तरह से लिखे ना, ए बी के ऊपर एरो लगा है, इसको क्या पढ़ रहे हैं? वेक्टर ए बी। और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, है ना? इसका मतलब है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी प्रेजेंट है और डायरेक्शन भी प्रेजेंट है। याद रहेगा, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिख के इस तरह से दिए हैं वेक्टर ए बी, तो इसको पढ़ेंगे क्या? वेक्टर ए बी। और इसका मतलब है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी होता है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी प्रेजेंट है और यहाँ पे डायरेक्शन भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब आगे सुनेंगे। अगर आपको कभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ जाए, मतलब इस एरो के लेंथ की जरूरत पड़ जाए और आपको डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े, ठीक है, तो हमको यहाँ से डायरेक्शन हटाना होगा। डायरेक्शन कैसे हटाएंगे? अब सुनेंगे। इस तरह के दो पैरेलल लाइंस को मैंने बताया है, क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस बताया ना। इसको मॉड के अंदर डाल दीजिए, इसको पढ़ते हैं मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए बी। क्या पढ़ते हैं इसको? मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए बी। अब सुनेंगे, मॉड का काम है सिर्फ मैग्नीट्यूड देना। मॉड क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है और उसका कोई दूसरा काम नहीं है। मतलब मॉड किसको हटा देगा? डायरेक्शन को हटा देगा। मॉड क्या करेगा?
डायरेक्शन को हटा देगा। ठीक है, अब अगर हम इस तरह से लिखे हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, मतलब मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए बी, इसके पास सिर्फ क्या मिलेगा, इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली। क्या है इसके पास सिर्फ बाबू, मैग्नीट्यूड है। क्या हट गया इसके पास से, डायरेक्शन हट गया। ठीक है, अब देखिए ये ए था ये बी था तो वेक्टर ए बी लिखे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे लिख करके दे दे, स्मॉल ए के ऊपर ऐसे एरो लगा दिया मान लीजिए। ठीक है, इसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर ए बी भी इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा, और ये ए के ऊपर एरो भी इसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, ए के ऊपर सिर्फ एरो लगा हुआ है इसका मतलब वेक्टर ए, क्या पढ़ेंगे। और अगर वेक्टर ए है, वेक्टर ए अगर वेक्टर है मतलब यहाँ पे तो एरो लगा है ना, और तो कुछ है नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं ना है। क्या है यहाँ पे, क्या बोलेंगे इसको, इसके पास दोनों है, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। तो याद रखेंगे ऊपर में एरो लग गया है और अगल बगल में मॉड उड कुछ नहीं है, मतलब वहां पे मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। याद रहेगा। अगर हम यहाँ पे लगा दे इस तरह से मॉड, तब क्या पढ़ेंगे इसको, मॉड ऑफ या मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, एक और चीज देख लीजिए यहाँ पे, ये जो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए बी लिखे हैं ना, इसको हम लोग सिर्फ ए बी भी लिख सकते हैं। इसी तरह से मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए लिखे हैं ना, इसको हम लोग सिर्फ ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये आपको क्या देता है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। क्या है इसके पास, इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, सिर्फ इसके पास क्या है बाबू, मैग्नीट्यूड। याद रहेगा, क्या बात बताएं, बोलिए, आइए ना, फिर से बोले। अगर हम ए के ए बी के ऊपर एरो लगा दिए, सिर्फ ऊपर में एरो लगा और कुछ नहीं है, तो उसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वेक्टर ए बी हो गया। और सिर्फ वेक्टर ए बी है मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, हमको डायरेक्शन को हटाना है, डायरेक्शन को हटाने का सबसे आसान तरीका मॉड लगा देना है। ठीक है, मॉड लगा देंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, इसको पढ़ेंगे मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए बी, इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली। और मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए बी को आप और क्या लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, सिर्फ ए बी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए बी लिखिए या फिर ए बी लिख दीजिए, ये दोनों क्या बताएगा, लेंथ बताएगा। ठीक है, इसी तरह से इस वेक्टर के लिए हम इसको ए के ऊपर एरो लगा रहे हैं, मतलब वेक्टर ए भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वेक्टर ए। अगर वेक्टर ए बोलने मतलब इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और मैंने बोला मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए, तो इस तरह से मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए लिखिए या सिर्फ ए लिखिए, ये आपको क्या देगा, मैग्नीट्यूड देगा। मैग्नीट्यूड देगा मतलब इस एरो का लेंथ बता दे रहा है आपको। समझ में आया बात, तो दिक्कत नहीं ना, कॉपी कीजिए फास्ट यहाँ तक। ये एरो बनाना है पूरा, है ना।
तो जल्दी लिखिए। बता देते हैं। ओके बाबू, आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है? इधर इधर। इसके बाद है टाइप ऑफ वेक्टर। वेक्टर के टाइप्स। ये मॉड में दिक्कत नहीं ना है अब? मॉड है मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा, है ना? और अगर एक के ऊपर एरो लगा है मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है उसके पास। इसके बाद है टाइप ऑफ वेक्टर। वेक्टर बिल्कुल आप लोग जैसे स्टार्ट होता है जीरो से। जीरो वेक्टर, ठीक है? अब क्या है ये जीरो वेक्टर? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और उसके पास डायरेक्शन हो, उस वेक्टर को क्या बोलेंगे हम लोग? जीरो वेक्टर बोलेंगे। समझ में आया? अब मैग्नीट्यूड जीरो हो और उसके पास डायरेक्शन हो, ये केस कब बनेगा? मैग्नीट्यूड जीरो हो और उसके पास डायरेक्शन हो। ये बॉडी है, यहाँ पे ऐसे रखे हुए हैं, इसके ऊपर फोर्स लगाए, क्या ये मूव किया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना? लेकिन मूव करना चाह रहा है ना? हाँ या ना? करेगा तो इधर मूव करेगा। तो मैग्नीट्यूड तो जीरो है लेकिन इसके पास डायरेक्शन है। इसी वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो पर उसके पास डायरेक्शन हो, इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर। फिर से सुनेंगे। ये एक बॉडी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, चल रहा है, इधर जा रहा तो जाने वाला डायरेक्शन तो यही है, हाँ या ना? ये बॉडी अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। एक्सेलरेशन क्या बताए हैं? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, हाँ या ना? या इंक्रीज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, यही बताए हैं ना? एक्सेलरेशन आप लोग क्या पढ़े हैं यार? एक्सेलरेशन पढ़े हैं ना? v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1। तो अगर वेलोसिटी, इधर देखिए, इधर
अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मतलब वेलोसिटी का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, पहले भी 10 था, बाद में भी क्या है, तो 10 माइनस 10 जीरो होगा, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, जीरो। अब सुनेंगे, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो इसका एक्सेलरेशन वेक्टर कितना होगा, जीरो वेक्टर होगा। डायरेक्शन है ना इसके पास, अगर एक्सेलरेट होना होगा तो इधर हो सकता है, हाँ या ना, ठीक है। तो कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो इसका जो एक्सेलरेशन वेक्टर होगा, उस एक्सेलरेशन वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो जीरो वेक्टर क्या है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बाबू, जीरो होगा, और उसके पास डायरेक्शन होगा, इस वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर बोलते हैं। आगे सुनेंगे, अगर हम किसी वेक्टर को या किसी वेक्टर से जीरो वेक्टर को ऐड कर दिए, किसी वेक्टर में जीरो वेक्टर को ऐड कर दिए, तो इस वेक्टर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अगर हम किसी वेक्टर से जीरो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट कर दिए तो भी इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन अगर हम किसी वेक्टर से जीरो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर हम किसी वेक्टर से जीरो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिए तो आपको जीरो वेक्टर मिल जाएगा। ये सब तीसरा चौथा नहीं समझ में आया। देखिए अब यहाँ पे ये वेक्टर ए है, इसको जीरो से मल्टीप्लाई किए हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए दोनों जगह मैंने अलग अलग चीज यूज किया है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए डॉट का इस्तेमाल किए हैं, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए क्रॉस का इस्तेमाल किए हैं, हाँ या ना। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ये हमेशा स्केलर होता है, तो मैंने इसका वैल्यू सिर्फ जीरो लिखा है। और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ये हमेशा वेक्टर होता है, इसीलिए इसका वैल्यू मैंने जीरो वेक्टर बोला है, ठीक है। इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ये क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर का, ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक यही है, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो वहां पे आप लोगों को पढ़ाएंगे सारा पूरा का पूरा चीज, है ना। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो अगर जीरो वेक्टर किसी वेक्टर से ऐड हो जाए कोई फर्क नहीं, जीरो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट भी कर दे कोई फर्क नहीं, लेकिन जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। लिखेंगे जीरो वेक्टर लिखेंगे, द वेक्टर द वेक्टर whose magnitude the vector whose magnitude is zero, the vector whose magnitude is zero, the vector whose magnitude is zero, and has direction and has direction and has direction is known as is known as zero vector is known as zero vector। एग्जाम्पल में लिखेंगे, एग्जाम्पल में क्या बताया मैंने, एग्जाम्पल, अगर कोई बॉडी खड़ा हुआ है तो उसका रुका हुआ है तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, जीरो होगा। हम रुके हुए, हम चलिए नहीं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बोलिएगा, जीरो बोलिएगा। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो उसका एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। समझ में आ रहा है, लिखेंगे, एग्जाम्पल में लिखेंगे। नंबर वन में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट, ठीक है। ये जीरो वेक्टर है ना, एग्जाम्पल है। इसके बाद नंबर टू में लिखेंगे, नंबर वन में था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट, नंबर टू में लिखेंगे वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ बॉडी, velocity vector of a body moving with velocity vector of a body moving with velocity vector of a body moving with uniform velocity, sorry, no, acceleration vector of a body लिखे, velocity नहीं, acceleration vector of a body moving with uniform velocity, acceleration vector of a body moving with acceleration vector of a body moving with uniform velocity, acceleration vector of a body moving with यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बाद इसको लिख लीजिए, है ना, एग्जाम में पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव।
हो गया बाबू। जीरो के बाद क्या आता है बाबू? वन। वन को और क्या बोलते हैं? यूनिट। दूसरे नंबर पे आता है यूनिट वेक्टर। क्या आता है? वेक्टर में सबसे बढ़िया वेक्टर यही है, और अगर ये नहीं होता तो वेक्टर नहीं होता। समझ में आया? क्या बोले? क्या बोले? ये नहीं होता तो वेक्टर नहीं होता। ठीक है, सुनेंगे अब। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? वन होगा, और उसके पास डायरेक्शन होगा, इस वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर बोलेंगे। समझ में आ रहा? क्या बोले? क्या बोले? जिसका मैग्नीट्यूड वन होगा और उसके पास डायरेक्शन होगा, वो वेक्टर क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर। वेक्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छा से बढ़िया से समझना है ना। लिखेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर लिखिए। द वेक्टर, द वेक्टर whose magnitude, the vector whose magnitude is unity, the vector whose magnitude is unity, the vector's magnitude is unity, and has direction, and has and has direction, and has direction, is known as, is known as unit vector, is known as unit vector, is known as unit vector। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बाबू? वन होगा, और उसके पास डायरेक्शन होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो कभी भी पूछे यूनिट वेक्टर क्या है तो क्या बोलेंगे? इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? वन होता है, और इसके पास डायरेक्शन होता है। इसी में लिखेंगे अभी, है ना, नंबर चेंज नहीं करेंगे, इसी में लिखेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर, जहां तक लिखा है उसके नीचे के लाइन में लिखेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर। क्या आप में से किसी को ऑर्थोगोनल का मतलब पता है? अंग्रेजी में कमेंट्री सुने हैं कभी? अंग्रेजी में क्रिकेट की कमेंट्री सुने हैं कभी? हाँ, कभी सुने हैं कि, कभी सुने हैं कि बैट्समैन ने ऑर्थोगोनल कट मार दिया? नहीं सुने। अच्छा चलिए सुनेंगे अभी, है ना। आए हैं तो हम तो सुना के ही भेजेंगे, कमेंट्री नहीं सुनेंगे हम, ऑर्थोगोनल का मतलब सुनेंगे। कभी भी आज के बाद से ऑर्थोगोनल वर्ड सुनने को मिल जाए तो समझ जाना है 90 डिग्री एंगल का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? मतलब परपेंडिकुलर। क्या? परपेंडिकुलर। तो दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उस वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर। क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल। एग्जाम में अगर पूछेगा कुछ कि शो कीजिए ये ऑर्थोगोनल है या नहीं है, आगे टॉपिक पढ़ाएंगे तो बताएंगे हम। तो ऑर्थोगोनल बोलेगा तो ये नहीं समझ जाना कहा पता अंग्रेजी का हार्ड वर्ड मार दिया है। नहीं, क्या समझना है कि 90 डिग्री एंगल का बात हो रहा है, परपेंडिकुलर का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? परपेंडिकुलर का। तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इस तरह के वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा ये बात। अब सुनेंगे इधर, हम सब लिखवाएंगे, अभी सिर्फ सुनते जाएंगे इधर, है ना। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस। और आप लोगों को तो पता है कि ये एक्सिस होता कैसे है? कैसे होता है बच्चों? ये एक्स, ये वाई, और ये जेड, है ना। कैसे होता है एक्सिस? ये एक्स, ये वाई, और जेड। किधर है जेड? ऐसे करके जेड नहीं, तब कैसे? ऐसे। हाँ, याद रखना है, ये जेड एक्सिस इस तरह से है ना, ये 2D है इसीलिए हमको यहाँ पे बनाना पड़ा है। बहुत बच्चे लोग बोलते थे सर ये वाला जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस होता है यार। नहीं ना, जेड एक्सिस नहीं है, जेड एक्सिस हमेशा इसके परपेंडिकुलर, एक्स और वाई के परपेंडिकुलर। अब समझ में आया ये?
एक्स वाई और जेड में कोई दिक्कत है? नहीं। बताइए क्या एक्स वाई जेड एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है? अब देखेंगे एक्स वाई और जेड ये दोनों एक दूसरे पे क्या है, एक्स वाई पे, वाई जेड पे, एक्स जेड पे, ये तीनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है यहां तक? आगे सुनेंगे। एक्स एक्सिस के तरफ एक यूनिट वेक्टर काम करता है, इधर इधर बातचीत नहीं, एक्स एक्सिस के तरफ एक यूनिट वेक्टर काम करता है जिसको हम आई कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? आई कैप। ठीक है। वाई एक्सिस के तरफ एक यूनिट वेक्टर काम करता है जिसको हम जे कैप बोलते हैं, और जेड एक्सिस के तरफ एक यूनिट वेक्टर काम करता है जिसको हम के कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? के कैप। ये कभी भी चेंज नहीं होगा, हमेशा एक्स के तरफ आई कैप रहेगा, वाई के तरफ जे कैप रहेगा और जेड के तरफ के कैप ही रहेगा। याद रहेगा ये बात? अब देखिए आई कैप ये है यूनिट वेक्टर along positive x axis, along positive x axis। सर ये कैप ही रिप्रेजेंट कर रहा कि ये यूनिट वेक्टर है। कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा? यूनिट वेक्टर। अगर आप किसी को टोपी पहना दिए मतलब वो क्या बन जाएगा? यूनिट वेक्टर बन जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? इसी तरह से जे कैप ये है यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इसके बाद है के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। याद रहेगा? एक्स एक्सिस की तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर? आई कैप। वाई की तरफ कौन सा? और जेड की तरफ कौन सा? के कैप। लिखेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर। नेगेटिव में नेगेटिव लगाएंगे, नेगेटिव में जाएंगे तो नेगेटिव लगाएंगे, है ना? लिखेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर। लिखेंगे if two vectors are perpendicular, if two vectors are perpendicular, if two vectors are perpendicular to each other, if two vectors are perpendicular to each other, then they are known as orthogonal vectors, then they are known as orthogonal vectors, then they are known as orthogonal vectors। ठीक है, ये डायग्राम बना के इसको लिखिए। आज का टॉपिक हम लोग यहीं तक करेंगे, है ना?